अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान का एक सब्जेक्ट उसका एक टॉपिक है। और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसका एक बेसिक रोल समझा जाता है। और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी एक जो इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखेंगे और रोल देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे इसका रोल क्या है। बेसिक टास्क जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया गया, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बेसिक जो टास्क था वो था टू फ्रेमिंग अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें तीन चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट समझी जाती हैं। एक तो सिमन कमीशन रिपोर्ट हम देखेंगे, और दूसरा नेहरू कमेटी रिपोर्ट हुई थी एक, उसको हम देखेंगे, और तीसरा ये 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये तीन चीज़ें थी जो आज इस टॉपिक में जो है तीन चीज़ों को जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनाब, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखा जाए तो ये है कि 1919 में जो एक्ट आया था उसमें सर जॉन सिमन जो था वो उसका चेयरमैन था। तो उस हिसाब से उसमें एक जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जिसके साथ क्रिएट हुई, एक रिमार्क्स पास हुआ था सिमन कमीशन रिपोर्ट में। एक रिमार्क ये पास हुआ था कि इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियंस के पास इतना वो एक लायक ही नहीं है, दे आर नॉट कैपेबल टू रिफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, टू फ्रेम द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो गया। इंडो पाक के जो लीडर थे, मुस्लिम लीडर थे, जो हिंदू लीडर थे, उनके लिए एक जो है वो इन्वायरमेंटल जो है वो क्रिएट हो गया। उस हिसाब से नेहरू की लीडरशिप में ऑल पार्टीज़ जो कॉन्फ्रेंस से बुलाई गई, उसमें जनाब नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो थी उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी कि भाई आप जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो इंडियंस को मुस्लिम्स को दे रहे हैं उनके खिलाफ उनकी बातें हुई। और हिंदी लैंग्वेज जो है उनको उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज की डिमांड वगैरह जो की। मगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीइंग लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, उन्होंने बाइकाट किया कि हम जो इस पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे और अपने सेपरेट प्रपोजल्स जो है वो देंगे। तो कायदे आज़म ने जो है वो अपने 14 पॉइंट्स जो हैं वो अलग प्रपोजल के हिसाब से दिए। तो तीनों चीज़ें हो गई, एक सिमन कमीशन रिपोर्ट हो गई, एक नेहरू कमेटी रिपोर्ट, और तीसरी चीज़ थी 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। तो ये तीनों चीज़ें इस पे जो है वो 3 डिफरेंट प्रपोजल जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आए तो उन्होंने क्या किया कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 में बुलाई। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के जो है वो तीन शायद सेशन हुए। 1930 में हुआ, 1931 में हुआ, 1932 में हुआ। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और ताज बहादुर, मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह और बहुत सारे लीडर जो सब कॉन्टिनेंट के थे उनकी भी शिरकत हुई। मगर तीनों सेशंस जो है 3 साल तक वो वक्तन व वक्तन उसके सेशन चलते रहे, मगर इन द एंड उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कोई वेटेज जो है वो किसी भी चीज़ को नहीं दिया गया। कायदे आज़म के जो 14 पॉइंट थे उसमें यह था कि मुस्लिम जो है वो शेयर मिनारिटीज़ को वेटेज दिया जाए, पॉलिटिकल पावर दिया जाए, और उसके अलावा जो है वो सिंध की जो है सेपरेशन बम्बई रेजिडेंसी से कि बम्बई जो है उसके साथ सेपरेशन की जाए। एडिक्वेट जो मुस्लिम शेयर है वो दिया जाए हमें पावर्स में। हमारे जो पर्सनल, कल्चरल, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। तो इन द एंड क्या हुआ कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो उसका जो रिज़ल्ट वो कुछ भी नहीं निकला। और उनके इन द एंड उन्होंने क्या किया कि एक कम्युनल अवार्ड पास कर दिया।
कम्युनल अवार्ड में उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो एट सम एक्सटेंट वो जो है उन्होंने अपनी हमारी मानी कि भाई ये इलेक्टोरेट जो सेपरेट है वो होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ को राइट होने चाहिए। बाकी ये था कि उसका जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो मुख्तलिफ उसके सेशंस हुए, उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला। तो इन द एंड उन्होंने क्या किया कि कम्युनल अवार्ड 1932 की सूरत में पास कर दिया। और उसके बाद जो है वो ये तो जनाब ये कि ये उसका जो है बैकग्राउंड है। अब जो है हम उसके जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके कुछ साइलेंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि उसमें 11 प्रोविंसेस एंड प्रिंसिपल स्टेट्स जो है ना वो बनाए गए। उसके अलावा बाइकामेरियल सिस्टम लिया गया, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट एक बनाई गई जो अपर हाउस थी, और फेडरल असेंबली जो लोअर हाउस कहलाई वो उनका क़याम किया गया। और काउंसिल ऑफ स्टेट का ये था कि 260 मेंबर जो है उसके जो है वो नॉमिनेट किए गए, और 156 जो है वो इलेक्टेड हो गए। बाकी उनको जो है दूसरों को सिलेक्ट किया गया, बाकी 156 को जो है वो ब्रिटिश इंडिया के तहत सिलेक्ट किया गया, और 104 को प्रिंसिपल स्टेट के हिसाब से सिलेक्ट किया गया। फेडरल लेजिस्लेटिव का तादाद जो 375 किया गया, उसमें भी ये था कि 250 जो थे वो इलेक्टेड हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और 125 हुए प्रिंसिपल स्टेट के हिसाब से। और ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए भी एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल जो है वो नेसेसरी किया गया, और गवर्नर जनरल को पावर दिया गया। ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई। इंडियन काउंसिल जो है उनको उनमें एक एडवाइज़र के हिसाब से भी, सुपरविजन के हिसाब से भी अपॉइंट किए गए। और बजट का भी एक हिस्सा ये था कि 80% जो थे बजट में ऐसे थे कि नॉन वोटेबल पर्सन थे, बाकी 20% जो थे फेडरल असेंबली के वो उस पर जो है क्वेश्चन वगैरह कर सकते थे। सिंध जो है वो उसको सेपरेट किया गया बम्बई से, बिहार उड़ीसा को सेपरेट स्टेट किया गया, गवर्नर जनरल को सेंट्रल लेवल पे पावरफुल किया गया, और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर को स्पेशल पावर जो है एम्पावर किए गए दोनों को। फेडरल कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किए गए, उसमें एक चीफ जस्टिस अलॉन्ग विथ और मोर 6 जजेस को भी बिठाया गया। बर्मा कंप्लीटली जो है वो उसको सेपरेट किया गया इंडिया से। एडन जो थी उसको भी एक सेपरेट स्टेट किया गया। रिज़र्व बैंक जो थी उसका क़याम आया। इस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसको एक हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है उसकी अपनी जगह पे है। उसमें ये था कि जो 14 पॉइंट ऑफ कायदे आज़म हैं उनको कुछ हिसाब से इन द सम एक्सटेंट उनको कुछ जो है वो अपने उनके जो नंबर्स हैं उसमें रखा गया। अदरवाइज़ जो तीनों चीज़ें थी, तीनों जो मेन थिंग्स थी, नेहरू कमेटी रिपोर्ट, सिमन कमीशन और 14 पॉइंट्स, उसमें उसको जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की गई, उनमें उनको जो है कोई भी उसका फ्रूटफुल जो है वो रिज़ल्ट नहीं दे सके। तो ये था जनाब एक टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, और मेहरबानी आपकी।